नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 53वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महामैराथन क्लास आप लोगों का टेस्ट सीरीज 5 रहने वाला है। ठीक है, तो जब तक कि आप लोगों का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक कि हम लोग कंटिन्यू मैराथन क्लास लाते हुए चलेंगे। और आज का ये जो क्लास है ना, उसमें आप लोगों का जिस प्रकार से सीजी टेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का ये प्रश्न का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, और आप लोगों के लिए ना टोटल मैं कुल 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इस 30 प्रश्नों में आप लोगों का कितना ज़्यादा सही हुआ, ये जरूर बताइएगा आप लोग एक बार। ठीक है, और जितना ज़्यादा अभी आप लोग एमसीक्यू सीरीज लगाओगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि एग्जाम में केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, पढ़ करके ना जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी लगाना ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके उस विषय पर कितना पकड़ है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को। विल्हेम वुंड को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए वाक्यांश निर्देशिक अनुभववाद गढ़ने का। ऑप्शन बी प्रकृति पोषण संबंधी बहस के लिए शर्त सेट करने का। ऑप्शन सी एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान की स्थापना का। या ऑप्शन डी पहले मनोविज्ञान प्रयोग के आयोजन का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान की स्थापना का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विल्हेम वुंड को श्रेय दिया जाता है। तो विल्हेम वुंड को जो श्रेय दिया जाता है वो एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को ना विल्हेम वुंड के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो विल्हेम वुंड ने क्या किया था, उन्होंने 1879 को, कब? तो 1879 को लिम्पजिंग नामक शहर, मतलब जर्मनी के लिम्पजिंग नामक शहर में ना पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की वैज्ञानिक परीक्षण की शुरुआत किया था। तो सबसे पहले मनोविज्ञान परीक्षण की शुरुआत किसने किया था? तो वो किन्होंने किया था? तो विल्हेम वुंड ने किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। कब किया था? तो 1879 को ना उन्होंने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, जर्मनी के लिम्पजिंग नामक शहर में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय कराने के लिए कहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारण करने में सहायक होगा? ऑप्शन ए समाज नीति। ऑप्शन बी आमने सामने का साक्षरता। ऑप्शन सी प्रश्नावली। या ऑप्शन डी मूल्य निर्धारण मापनी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए समाज नीति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंध में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय कराने के लिए कहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारण करने में सहायक होगा? तो वो समाज नीति ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। मतलब एक सामाजिक रूप से बच्चों को क्या करेगा, सिखाएगा पढ़ाएगा, तब ना होगा। और इसमें ना प्रश्न क्रमांक दो को और सरल तरीके से अगर आप लोगों को समझाऊँ ना, तो इसमें साफ साफ ये बोला गया कि 5वीं कक्षा का एक अध्यापक है, जो जितने भी 5वीं कक्षा में विद्यार्थी है ना, तो उसके मध्य क्या कर रहा है, निर्भरता और संबंधों को सामंजस्य, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, उसके जो स्किल है वो और उसमें अच्छाई है जो वो, और उसके अलावा सामाजिक जो भावना है वो सिखाना चाहता है। तो उसके लिए ना वो कौन सा उपकरण के लिए भूमिका अभिनय करा सकता है, मतलब किस माध्यम से वो करा सकता है, किस प्रकार से गुणवत्ता निर्धारण करा सकता है, ये बोला है। तो देखो, जितना भी बच्चे रहेंगे एक साथ अगर ग्रुप में रहेंगे तो वो सामाजिक तौर पर रहेंगे ना, और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक दूसरे का जो गुण है, जो स्किल है, वो ही ना सीख पाएंगे जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही ना करेक्ट हो जाएगा। आमने सामने का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू थोड़ी ना होगा जी, प्रश्नावली प्रश्नोत्तर में थोड़ी ना वो सीखेगा। या मूल्य निर्धारण मापनी, क्या आप उसको मापनी करके नाप करके जजमेंट करना चाहते हो क्या? तो ये भी नहीं होगा।
होगा, केवल सामाजिक नीति के माध्यम से वो अच्छे गुण है ना वो सीख सकते हैं एक दूसरे का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। वह औषधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन सी बाल्यावस्था की समाप्ति या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह औषधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता जी, तो वयस्कता किस में आता है? तो वो किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन ए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। या ऑप्शन डी, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पले बढ़ रहे हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, मतलब सही है बोला है। तो जो सही होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश, वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि हेरिडिटी जी, मतलब जो हमारे माता पिता से जो हमको जीन मिलता है ना उसका जो हम लोगों को गुण मिलता है ना तो वो वंशानुक्रम होता है। उसके अलावा परिवेश का मतलब होता है वातावरण, तो वातावरण जिस इलाके में हम रखते हैं, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं वो भी हमको प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम और परिवेश मतलब वातावरण दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, गुथे हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और दोनों जो है ना वो विकास को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन बी, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन सी, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। या ऑप्शन डी, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है बोला है। तो जो सत्य कथन होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक जो बालक होता है वो समाजीकरण कहाँ से सीखता है, मतलब समाज में रहना, समाज के बारे में जानना कहाँ से सीखता है? सबसे पहले अपने घर से सीखता है। घर के बाद जो दूसरा होता है ना वो विद्यालय से सीखता है, मतलब विद्यालय से अच्छे बुरे के बारे में जानेंगे। समाज कैसे होता है, समाज का पालन किस प्रकार से किया जाता है, कौन बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है, छोटों को कैसे करना चाहिए, किस प्रकार के व्यवहार रखना चाहिए, तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना परिवार के बाद दूसरा जो रहता है वो विद्यालय रहता है। वो विद्यालय में क्या है, समाजीकरण की जो गुण है वो सिखाया जाता है। तो विद्यालय समाजीकरण का क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। एक कमरे में चारों ओर इधर उधर दौड़ना, एक कार को आगे पीछे चलाते रहना, बिना कुछ बनाने का इरादा होने पर भी मिट्टी को आकार देने के लिए गूंथना उदाहरण है। ऑप्शन ए, कल्पित रचना खेल, ऑप्शन बी, कार्यात्मक खेल, ऑप्शन सी, सहकारी खेल या ऑप्शन डी, समानांतर खेल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी कार्यात्मक खेल क्रिएटिविटी खेल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक कमरे में चारों ओर इधर उधर दौड़ना, एक कार को आगे पीछे चलाते रहना, बिना कुछ बनाने का इरादा होने पर भी मिट्टी को आकार देने के लिए गूंथना उदाहरण है। तो वो कार्यात्मक खेल का उदाहरण होगा जी। मतलब यह है कि ना बिना कुछ सोचे समझे क्या करेगा, अपने ही खेल में मगन रहेगा जो बच्चा है वो। तो क्या करेगा, एक कमरा में जो है ना वो इधर उधर दौड़ते ही रहेगा, मतलब अपने आप में ही मगन रहेगा। कार को क्या करेगा, आगे पीछे चलाते रहेगा। बिना कुछ बनाने का इरादा किए हुए क्या करेगा, मिट्टी को पकड़ लेगा कच्चा को और गूंथने लगेगा और उसका कुछ आकार बनाने का कोशिश करेगा। तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये कार्यात्मक खेल के अंतर्गत आता है, क्रिएटिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। ब्रेन फ्रेन ब्रेनर के जीव परिस्थितिकी सिद्धांत की प्रमुख कमजोरियां यह है कि, ये जो प्रश्न है ना हम लोगों ने पर्यावरण में पढ़ा था, ये जो सेम प्रश्न है वो अब इसमें भी आ गया आप लोगों का। क्यों ऐसा प्रश्न इसमें आ गया ये जान लो। सबसे पहला, पर्यावरण में देखो ये पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ना बाल विकास की, तो बाल विकास में जो पैडागोजी का सेक्शन है वो कोई भी विषय का किसी भी में आ सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये पर्यावरण है तो इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है इसका ऑप्शन को लेकर के। सबसे पहला ऑप्शन ए, यह विकास में संज्ञान की भूमिका को अनदेखा करता है। ऑप्शन बी, यह विकास की प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका को अनदेखा करता है। ऑप्शन सी, यह विकास में आनुवांशिकता की भूमिका को अनदेखा करता है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ब्रेन फ्रॉन ब्रेनर के जीव परिस्थितिकी सिद्धांत की प्रमुख कमजोरी क्या है, आप लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है, यह विकास में संज्ञान की भूमिका को अनदेखा करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर के जीव परिस्थितिकी सिद्धांत की प्रमुख कमजोरी। तो ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर जो है ना उसकी परिस्थितिकी सिद्धांत की जो प्रमुख कमजोरी है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह विकास में संज्ञान की भूमिका को अनदेखा करता है, करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चाहो ना तो शॉर्ट लाइन में आप लोग नोट करके भी रख सकते हो इसको। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? ऑप्शन ए पलटावली, ऑप्शन बी आगमनात्मक तर्कड़ा, ऑप्शन सी दैशिक चिंतन या ऑप्शन डी संधारण का अभाव। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी संधारण का अभाव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? तो ये जो संधारण का अभाव है ना इसके अलावा ये तमाम जो तीनों ऑप्शन है ना वो सभी पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है। ये आप लोगों को याद रखना है संधारण के अलावा। और संधारण क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो संधारण का मतलब ये होता है कि किसी मशीनी संरचना, जैसे मान के चलो सड़क, पुल या इमारत, इसी प्रकार की संरचना है तो उसकी नियमित रूप से देखभाल ना करना या मरम्मत या सुरक्षा ना करना ना, ये संधारण का अभाव कहलाता है। ठीक है, जिसके ना अभाव में क्या होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये संधारण का अभाव जो है ना वो जीन पियाजे के मूर्त क्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को ना जीन पियाजे के ना संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे ने क्या किया था, अपना जो एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 4 भाग में बांटा था। सबसे पहला जो आएगा वो संवेदी पेशी अवस्था आ जाएगा। क्या? तो सबसे पहला जो आएगा वो संवेदी पेशी अवस्था आ जाएगा, जिसकी जो आयु है वो जन्म से लेकर की 2 वर्ष तक की रखा गया है। दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, इसकी जो आयु है वो 2 वर्ष से लेकर की 7 वर्ष रखा गया है। तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। क्या? तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जिसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की हो जाएगा। और चौथा जो होगा वो कौन सा होगा, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा चौथा, और उसका जो एज होगा वो 11 वर्ष से लेकर के अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 4 भाग में बांटा है, याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि इनमें से प्रति वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। खासतौर से इसको एज को लेकर के क्रमवश जमाइए बोल करके या एज को अलग कर देगा और उसके संख्या
संख्या को अलग कर देगा, उस प्रकार से आपको दिया जाएगा और आप लोगों को कूट में पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न को। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि इसमें से प्रश्न आता ही आता है जी। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ऑप्शन बी समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ऑप्शन सी अनुकूलन की प्रक्रियाएं, या ऑप्शन डी उपरोक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समाज के अधिक योग्य सदस्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बोला है जी। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ना समाज के अधिक योग्य जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए जो सहारे हैं ना उसके आधार पर बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं, ये कहना है वाइगोस्की महोदय का, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा उनके अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यान से पढ़िए। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन ए बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना, ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ऑप्शन सी बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना, या ऑप्शन डी भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा विकास के प्रयोग करने का कौन सा तरीका गलत है बोला है जी। तो गलत जो तरीका होगा ना भाषा विकास में सहयोग करने का, तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। मान के चलो अगर आप लोग कक्षा 5वीं में हो और 5वीं में आप लोग पढ़ा रहे हो और पढ़ाते वक्त आप भाषा को बच्चों को सिखा रहे हो, सिखाते वक्त आप लोग क्या करोगे? एक जो बच्चा है वो क्या करेगा अपनी मातृभाषा में, अपने मदर टंग की भाषा में क्या बोलेगा? छत्तीसगढ़ी में उसे समझने का प्रयास करेगा और बोलने का प्रयास करेगा छत्तीसगढ़ी में। तो क्या अपने उस भाषा का जो बालक प्रयोग कर रहे हैं आप उसे अमान्य कर दोगे? बोलोगे क्या नहीं नहीं बेटा स्कूल है तो आपको छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलना है, हिंदी में बोलना है तो बोलो, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। अभी का जो एनईपी भी है ना वो यही सिखाता है कि पहली से 5वीं तक की कम से कम बच्चों को उसकी अपनी भाषा में एक शिक्षक है ना वो खुद पढ़ाएगा उनको, और जिसमें वो कंफर्ट रहेगा उसके माध्यम से पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को आप ध्यान से पढ़िए। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद भी आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी प्रश्न परंपरागत, या ऑप्शन डी पूर्व परंपरागत। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी परंपरागत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कर्नल सी कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद भी आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वो परंपरागत अवस्था में है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर भी परंपरागत इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देना चाहते चाहे वो जो भी हो। तो ऐसे सोचने वाले को ना कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में ना परंपरागत अवस्था में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को पढ़िए। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, ऑप्शन सी अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है।
तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो एरिक एरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला था? उन्होंने अपने जो सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत, तो उसमें कहा था कि मान के चलो मैं ना बच्चों को एक टास्क दे देता हूँ, और मान के चलो उस टास्क को बच्चे अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या होगा, उसमें संकट आ सकता है। कैसे संकट आ सकता है? अगर उस बच्चे ने उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया और वो असफल हो गया, तो उसमें क्या आएगा, उसमें शर्म की भावना आएगा, हीन की भावना आएगा अपने आप में, जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होगा, संकट हो सकता है, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि उसमें हीन की भावना आएगी कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरे से ये नहीं हुआ, तो वो अपने अंदर के जो मोटिवेशन है ना वो डीमोटिवेशन में बदल जाएगा। तो उन्होंने ये कहा था कि अनसुलझा संकट जो है ना वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है उसके व्यक्तित्व के माध्यम से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व संरचना के फराडे के विचार के मुताबिक कार्यकारी में प्रणाली खाली स्थान अधिक स्वीकार्य तरीके से खाली स्थान के आवेगों को संतुष्ट करना चाहता है। ऑप्शन ए इदम अहम, ऑप्शन बी अहम परम अहम, ऑप्शन सी अहम इदम, या ऑप्शन डी अहम परम अहम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी अहम ईदम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व संरचना के फराडे के विचार के मुताबिक कार्यकारी प्रणाली खाली स्थान अधिक स्वीकार्य तरीके से खाली स्थान के आवेगों को संतुष्ट करना चाहता है। तो पहला में जो आएगा वो अहम आ जाएगा और दूसरा में ईदम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, फराडे ने ना व्यक्तित्व संरचना में 3 प्रकार से उन्होंने बताया था। सबसे पहले ईदम बताया था, दूसरा अहम बताया था और तीसरा परम अहम बताया था। तो उन्होंने व्यक्तित्व संरचना में 3 प्रकार के बताया था। क्या? तो सबसे पहले ईदम, दूसरा अहम और तीसरा परम अहम। ईदम को हम लोग ईडी के नाम से जानते हैं जिसे आईडी बोला जाता है, और दूसरा अहम को क्या बोला जाता है, ईगो बोला जाता है, और तीसरा परम अहम को सुपर ईगो बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार की जो है ना वो व्यक्तित्व संरचना जो है वो फराडे ने बताया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन थार्नाडाइक के बुद्धि बहुकारक सिद्धांत के कारकों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए अमूर्त बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी मौखिक बुद्धि, ऑप्शन सी मूर्त बुद्धिमत्ता, या ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धिमत्ता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी मौखिक बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक के बुद्धि बहुकारक सिद्धांत के कारकों में से एक नहीं है? तो थॉर्नडाइक के बहुबुद्धि सिद्धांत के ना जो कारक है उसमें से ना जो एक कारक नहीं है वो मौखिक बुद्धि थॉर्नडाइक के बहुकारक बुद्धि के कारक में से एक नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अमूर्त बुद्धिमत्ता होगा, मूर्त बुद्धिमत्ता होगा और सामाजिक बुद्धिमत्ता, ये तीनों प्रकार की जो बुद्धिमत्ता है ना वो थार्नडाइक के बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ऑप्शन बी ना अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, ऑप्शन सी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या ऑप्शन डी सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस कथनों को सीखने के लक्षण के रूप में माना जा सकता है? तो सीखने के लक्षण के रूप में जो माना जाता है वो सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। अब
चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 की अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त की। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी रचनावाद, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत या ऑप्शन डी मानवतावाद। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त की। तो एनसीएफ 2005 जो है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मानते हैं, उस उन्होंने क्या किया था, अपनी जो समझ है ना वो रचनावाद से प्राप्त किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से होता है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो अपनी समझ जो है ना वो रचनावाद से प्राप्त किया था। ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है इसको, और एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ऑप्शन बी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन सी विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। या ऑप्शन डी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी द्वारा जो ज्ञान है ना उसकी संरचना किया जाता है, निर्माण किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा। क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं ना वो अलग अलग माध्यम से सीखते हैं, अलग अलग ट्रिक के माध्यम से सीखते रहते हैं, और खुद वे क्या करते हैं, जो चीज़ सीखते हैं वो खुद प्रयोग करते हैं, खुद खोजबीन के माध्यम से सीखते हैं ना। तो इस प्रकार से ना एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है वो ज्ञान की संरचना वो खुद करता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। उद्देश्य: इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी ज्ञान का प्रयोग या ऑप्शन डी संश्लेषण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी समझ, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उद्देश्य: इस इकाई को पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त करेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है, वो समझ से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखो एक जो बालक है वो कोई भी इकाई को पूर्ण करेगा, कोई भी इकाई को पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद क्या करेगा, कहानी की मुख्य घटना को क्या करेगा, व्याकरण के शुद्ध रूप से संक्षिप्त करेगा। मतलब उसे ना एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करेगा। तो वो किसके माध्यम से समझेगा? अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसके माध्यम से ही ना समझने की कोशिश करेगा, और इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य भी हो पाएगा समझ के माध्यम से। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए अब। पुनर्बलन का सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए पेवलाव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलबर्ग या ऑप्शन डी स्किनर। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुनर्बलन का सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। एक छोटा लड़का अपने पिता और बहन के साथ पहली बार चिड़ियाघर जाता है। जबकि एक पक्षी प्रदर्शन को देख रहा है, उसकी बहन उससे छुप जाता है और अचानक से उसे चौंका देती है। वह बहुत डर जाता है, और अब जब वह बाहर या टीवी पर पक्षियों को देखता है तो वह रोता है। यह गैर अनुबंधन प्रक्रिया है। तो किस प्रकार का गैर अनुबंधन प्रक्रिया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी अपनी बहन द्वारा चौंका दिया जाना या ऑप्शन डी चिड़ियाघर जाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए डर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले सरल तरीके से प्रश्न क्रमांक 20 को जानते हैं। एक छोटा लड़का जो होता है वो अपने पिता और बहन के साथ कहाँ जाता है? चिड़ियाघर जाता है, जू जाता है। और वहाँ जाने के बाद ना एक पक्षियों के प्रदर्शन को देख रहा होता है। उसकी बहन जो होता है ना वो छुप जाता है और छुप करके क्या करता है, अचानक से उसको चौंका देता है और वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो जब भी बाहर जाता है या टीवी पर पक्षियों को देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, रोता है। और यह रोना क्या होगा, यह किस प्रकार के अनुबंधन प्रक्रिया में आएगा? तो वो डर आएगा। अगर आप किसी को एक बार चुप करके डरा के चौंका दोगे ना तो बाद में क्या होगा, जब भी उस चीज़ को देखेगा या वो मोमेंटम को देखेगा तो वो डर जाएगा। तो वो किसके कारण होगा, वो डर के कारण होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। सहयोगी अधिगम दो रूप शास्त्रीय अनुबंधन है जिसमें जीव खाली स्थान को जोड़ता है और सक्रिय अनुबंधन है जिसमें जीव खाली स्थान को जोड़ता है। ऑप्शन ए दो प्रतिक्रियाएं, एक प्रतिक्रिया और एक परिणाम। ऑप्शन बी दो उत्तेजना दो प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन सी दो उत्तेजना एक प्रतिक्रिया और एक परिणाम। या ऑप्शन डी दो प्रतिक्रियाएं दो उत्तेजना। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी दो उत्तेजना एक प्रतिक्रिया और एक परिणाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सहयोगी अधिगम के दो स्वरूप शास्त्रीय अनुबंधन है जिसमें जीव खाली स्थान को जोड़ता है और सक्रिय अनुबंधन है जिसमें जीव खाली स्थान को जोड़ता है। तो एक जो रहेगा ना वो दो उत्तेजना आ जाएगा और दूसरे में एक प्रतिक्रिया और एक परिणाम आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। एक प्रकार का सीखना जिसमें परीक्षण और त्रुटि शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सीखना। ऑप्शन बी गुप्त सीखना। ऑप्शन सी प्रत्याशा सीखना। या ऑप्शन डी निहित सीखना। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि सीखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक प्रकार का सीखना जिसमें परीक्षण और त्रुटि शामिल नहीं है। तो परीक्षण और त्रुटि जो शामिल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो अंतर्दृष्टि सीखना करेक्ट हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन ए अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। ऑप्शन बी इस व्यवहार को अर्जित कर लेने की वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन सी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। या ऑप्शन डी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो निस्सहायता का जो मतलब होता है ना वो खुद में क्या हो ना, असहाय महसूस करना। मतलब ना मेरी मदद जो है वो कोई नहीं कर सकता, इस प्रकार की जो असहाय खुद को महसूस करना जो होता है ना उसका मतलब क्या होगा, इसका कारण भी क्या होगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगर अपने आप में खुद ये भावना आ जाए ना कि मैं इसमें सफल नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता मैं, तो उससे बड़ा निस्सहायता और क्या हो सकता है जी है। मतलब उससे बड़ा अगर कि आप अपना आत्मविश्वास ही खो दोगे तो फिर उस दुनिया में आप ना कोई भी मोटिवेट करे आपको, आप नहीं सफल हो सकते अगर आप अपने मन से हार गए तो। इसीलिए कहा जाता है ना जी कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो निस्सहायता का जो कारण होगा ना वो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, खुद में ये आ जाना है होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को अब ध्यान से पढ़िए। जानवरों का अपना ज्ञान सबसे अधिक संभावना खाली स्थान में संग्रहित है। ऑप्शन ए ध्वनिक स्मृति निशान के रूप में अल्पकालीन स्मृति। ऑप्शन बी अर्धसूत्री स्मृति निशान के रूप में अल्पकालीन स्मृति। ऑप्शन सी दीर्घकालीन स्मृति ध्वनि स्मृति निशान के रूप में। या ऑप्शन डी दीर्घकालिक स्मृति अर्थपूर्ण निशान के रूप में।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दीर्घकालिक स्मृति ध्वनि स्मृति निशान के रूप में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जानवरों का आपका ज्ञान सबसे अधिक संभावना खाली स्थान में संग्रहित होता है। मतलब यह है कि जानवरों के बारे में जो आपका ज्ञान है ना वो सबसे अधिक किस में संग्रहित होता है, किस में स्टोर होकर के होता है, तो वो दीर्घकालिक स्मृति ध्वनि स्मृति निशान के रूप में होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 25वां को ध्यान से पढ़िए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की स्मृति शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन बी पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मतलब आप ना कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हो तो उसमें अगर मैं आप लोगों को अभिप्रेरित करूँ, मोटिवेट करूँ आप लोगों को, तो क्या होगा? मोटिवेशन का मतलब ही क्या होता है जी? जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसके जो सीखने के प्रति या कोई भी काम को करने के प्रति उसमें जो रुचि होता है उसका ही ना विकास होता है। अगर मैं आपको अभी मोटिवेट करूं कि आप अच्छा पढ़ोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे बोल करके, तो आप क्या करोगे? जो 2 घंटा पर डे पढ़ रहे हो 3 घंटा पढ़ोगे मोटिवेट होकर के, और आपका जो रुचि है वो उसमें पढ़ने में होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकूलन चिंतन, ऑप्शन बी स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन या ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो संबंधित है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अपसारी चिंतन क्या होता है ये अगर बताऊँ ना, तो ये एक प्रकार का रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया होता है जिसमें किसी एक समस्या के समाधान के लिए उसके मेन मुद्दे से हट करके नई और विभिन्न प्रकार के जो विचार है ना वो आप सोचने लगते हो, वो उत्पन्न करने लगते हो, जो सोच है वो। और ये जो उत्पन्न करते हो ना, मतलब जो नई सोच उत्पन्न करते हो वो क्या होता है? नवाचार को बढ़ावा देता है। तो ये जो आधारित है ना अपसारी चिंतन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स से क्या है? संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। विषय के संबंध में छात्रों के ज्ञान का पता लगाना और मूल्यांकन करने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति प्रश्न का उपयोग करती है? ऑप्शन ए संवाद विधि, ऑप्शन बी प्रश्न उत्तर विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि या ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न उत्तर विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विषय के संबंध में छात्रों के ज्ञान का पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति प्रश्न उपयोग करती है? तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप ना किसी बच्चों की ना कोई विषय को लेकर के आप उनके ज्ञान का पता लगाना चाहते हो कि मान के चलो पर्यावरण में उस बच्चे को कितना ज्ञान है, तो कैसे करोगे? उसका मूल्यांकन कैसे पता लगाओगे? तो वो प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से लगाओगे। मतलब उस विषय पर ना जो प्रॉपर प्रश्न है वो आप तैयार करोगे और बच्चों से क्या करोगे? उसका मूल्यांकन करोगे, शिक्षण पद्धति में आप अपनाओगे ना, तो ये प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से उस विषय पर कितनी पकड़ है आप जान पाओगे। और ये जो प्रश्न उत्तर विधि जो होगा ना वो किसने दिया है? तो वो सुकरात ने दिया है। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। पौधे के भाग को पढ़ाते समय एक पौधे को कक्षा में ले जाना पौधे के चित्र का उपयोग करने से अधिक उपयोगी है। यह शिक्षण के किस सोपान से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर, ऑप्शन सी सरल से जटिल की ओर, या ऑप्शन डी संपूर्ण से भागों की ओर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे?
पौधे के भागों को पढ़ाते समय एक पौधे को कक्षा में ले जाना पौधे के चित्र का उपयोग करने से अधिक उपयोगी है। यह शिक्षण के किस सोपान से संबंधित है? तो ये जो शिक्षण से ना वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर संबंधित हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी आप लोग रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी स्क्रीनिंग परीक्षण या ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक परीक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो वो निदानात्मक परीक्षण से किया जा सकता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए समता एवं समान अवसर, ऑप्शन बी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन सी विश्व बंधुता या ऑप्शन डी सामाजिक संतुलन। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए समता एवं समान अवसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा जो आधारित है वो समता एवं समान अवसर पर आधारित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और समावेशी शिक्षा क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि एक विद्यालय में एक कक्षा में विभिन्न जाति धर्म लिंग अलग अलग क्षेत्र समुदाय के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, वो एक विद्यालय में एक कक्षा में एक शिक्षकों द्वारा जब समान रूप से समान ज्ञान दिया जाता है सभी को ना, तो वे समावेशी शिक्षा कहलाता है। मतलब किसी प्रकार से उस कक्षा में भेदभाव नहीं होता है ना, तो उस प्रकार की जो कक्षा है ना तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें एक शिक्षक द्वारा सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस एक हफ्ते में जैसे ही मैं आप लोगों का क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और अच्छे से आप लोग तैयारी कर पाओ। चलिए आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।